सावधान, ये कहानी नशे की तरह चढ़ेगी। सब्सक्राइब प्लस घंटी दबाकर तैयार हो जाओ। मेरा नाम कामिनी है, उम्र 25 साल, रूपनगर की एक साधारण सी बहू हूं मैं। लेकिन लोग कहते हैं मेरी मदहोश आँखों, इन रसीले होठों और मेरी इस लचकदार चाल में कुछ ऐसा जादू है जो सीधे दिल तक छू जाता है और सामने वाले के अंदर तक एक अनजानी सी सिहरन लगा देता है। मेरी शादी को कुछ ही साल हुए हैं, पर इस भरे पूरे बदन की कसी हुई कशिश ने इस पुश्तैनी घर के शांत माहौल को हमेशा के लिए एक अजीब सी कशमकश में डाल दिया है। मेरा यह रसीला और मांसल शरीर, मेरी पतली कमर और जब मेरा पल्लू कंधे से बार बार सरकता है तो देखने वाले की सांसें वहीं थम जाती हैं। रूपनगर का मौसम यूं तो हमेशा सामान्य रहता था, पर फागुन की एक ऐसी सूखी हवा और दोपहर का सन्नाटा आया जिसने हमारे घर की सूनी छत के ऊपर सस्पेंस और एक अनजानी तड़प का ऐसा खेल शुरू किया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की वही सबसे गहरी, अनकही और रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आप भी अपनी सांसें थामने पर मजबूर हो जाएंगे। मेरा बदन किसी ढली हुई मूरत जैसा है जिसे इस चढ़ती जवानी ने और भी ज्यादा निखार दिया हो। 25 साल की इस उम्र में मेरा अंग पूरी तरह से भरापूरा, गोलमटोल और गठीला हो चुका है। मेरी कमर इतनी पतली और लचकदार है कि जब मैं काम करने के लिए थोड़ा सा भी झुकती हूँ तो मेरी सूती साड़ी के नीचे की गहरी नाभि साफ अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है। मेरे भारी और गोलाकार नितंब जब मेरी चाल के साथ डोलते हैं तो देखने वाले का दिल पूरी तरह बेकाबू होने लगता है। उस दोपहर मैंने एक गहरे लाल रंग की बेहद कसी हुई चोली पहन रखी थी जो मेरी तनी हुई छाती और उभरे हुए अंगों को बड़ी मुश्किल से छुपा पा रही थी। गर्मी और फागुन की मदमस्त हवा के मारे मेरे लंबे काले बाल खुले थे और मेरी गोरी पीठ पर पसीने से चिपके हुए बल खा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ था शहर से आया हुआ मेरा दूर का साला मयंक। वह होली के त्योहार पर गांव आया था और उम्र के इस पड़ाव पर उसका शरीर किसी कसरती नौजवान जैसा लंबा, चौड़ा और गठीला था। उसका सीना इतना मजबूत और चौड़ा था कि कोई भी औरत उसकी बाहों में खुद को पूरी तरह महफूज या फिर पूरी तरह मदहोश महसूस करे। उसके बदन से एक अजीब सी तीखी, मर्दाना खुशबू आती थी जो महंगे परदेसी इत्र, होली के गुलाल और मर्दानगी का एक ऐसा मिश्रण थी जो किसी भी प्यासी रूह को बेचैन कर दे। उसकी आंखों में हमेशा एक कड़क और भूखी नजर रहती थी जो जब भी मुझ पर पड़ती मेरे पूरे जिस्म में एक अजीब सी आग सुलगा देती थी। उसका वह रोबीला अंदाज और कसरती बदन इस तपती दोपहर के सन्नाटे में और भी ज्यादा खतरनाक और आकर्षक लग रहा था। रूपनगर गांव इस समय पूरी तरह से फागुन की सूखी हवा और भयानक दोपहर के सन्नाटे की चपेट में था। दोपहर के करीब 2 बज चुके थे और आसमान से सूरज की तपिश और दूर से हुड़दंगियों की हूटिंग की हल्की आवाजें आ रही थीं। इसी बीच सासू माँ और बाकी सभी महिलाएं होली के पारंपरिक गीत गाने के लिए गांव के मंदिर परिसर गई हुई थीं। इस बड़े से सूने मकान में सिर्फ मैं और मेरा दूर का साला मयंक अकेले थे। घर की खुली छत पर होली के लिए बनाए गए आलू और साबूदाने के पापड़ सुखाने के लिए फैलाए गए थे। तेज धूप के कारण छत तपने लगी थी और हवा में एक अजीब सी तंग घुटन और गर्माहट थी। पापड़ को पलटने और कतारों को व्यवस्थित करने के कारण मेरा पूरा बदन और कसी हुई चोली पसीने से पूरी तरह तर हो चुके थे। पूरी छत पर सूखी हवा के झोंके और एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी जिसे सिर्फ मेरी ही सांसों की सरसराहट तोड़ रही थी। ऐसे माहौल में जब 2 जिस्म एक खुली और सुनसान छत पर अकेले हों तो सस्पेंस का बढ़ना लाजमी था। गर्मी और उमस से मेरा पूरा बदन सुलग रहा था। मैं छत के तपते हुए फर्श पर घुटनों के बल बैठी हुई पापड़ की बड़ी परात को खिसकाने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक पीछे से एक भारी और मर्दाना आहट हुई। मयंक सीढ़ियों की ओट से निकलकर ठीक मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। उसका चौड़ा सीना धूप की रोशनी में और भी विशाल लग रहा था। कामिनी भाभी, बाहर बहुत तेज और सूखी हवा चल रही है। इस तपती धूप में यह काम अकेले आपके बस का नहीं है, उसने अपनी गहरी और कड़क आवाज में पूछा
लेकिन उसकी आंखों की भूखी नजर सीधे मेरी पतली कमर पर टिकी थी, जहां से भीगा हुआ पल्लू हवा के झोंके से पूरी तरह खिसक गया था। बस मयंक, मैं यह आखिरी कतार व्यवस्थित कर रही हूं ताकि पापड़ सूख जाएं, मैंने अपनी कांपती आवाज में कहा और दोबारा जोर लगाने लगी। तभी अचानक मेरा हाथ एक खुरदरी परात से फिसला और गर्माहट के मारे मेरी उंगलियां सिहर उठीं। आह! मेरे मुंह से एक तीखी सिसकारी निकल गई। घबराहट और गर्मी के मारे मेरा पूरा बदन तड़प उठा। मयंक ने बिना एक पल गवाए आगे बढ़कर पीछे से मेरा भीगा हुआ पल्लू मजबूती से थाम लिया। उसके हाथ की पकड़ इतनी तनी हुई और गठीली थी कि मैं चाहकर भी आगे नहीं बढ़ सकती थी। उसके इस अचानक पल्लू थामने से मेरे पूरे जिस्म में एक अनजानी बिजली दौड़ गई। उसने मुझे संभालने के बहाने अपना दूसरा खुरदरा हाथ मेरी पतली कमर के गिर्द कस दिया। कहा, ध्यान रहता है आपका? देखो, पसीने से बदन कैसा भीग गया है, उसने बेहद करीब आकर कहा। उसकी सांसों की गर्म तपिश सीधे मेरे चेहरे और गर्दन पर पड़ रही थी। उसके कसरती हाथ का वो खुरदरा एहसास मेरी नाजुक और भीगी त्वचा पर इस कदर रगड़ खा रहा था कि मेरी आंखें मदहोश होने लगीं। मेरा पल्लू पूरी तरह उसके हाथों में था और मेरा भरा पूरा बदन उसके चौड़े सीने से चिपक गया था। मैं अंदर से पूरी तरह बेकाबू और बेचैन होने लगी थी, पर शर्म और लोकलाज के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी। मयंक, छोड़ो, ये छत बहुत गर्म है, तुम इस खुली हवा का दबाव संभाल नहीं पाओगे। मैंने हांफते हुए अपने बदन को थोड़ा पीछे खींचने की कोशिश की, जहां उसकी उंगलियों का दबाव बढ़ता जा रहा था। मयंक ने मुस्कुराते हुए मेरी कमर पर पकड़ और कस ली। उसकी आंखों में एक अलग ही सस्पेंस था। भाभी, जो फसल जितनी भारी और रसीली होती है, उसे इस फागुन के मौसम में तपाने का मजा उतना ही ज्यादा आता है। तुम अभी नादान हो, तुम्हें नहीं पता कि इस दोपहर में जब तक अंदरूनी गर्मी बाहर न आए, तब तक चैन नहीं मिलता। पर मयंक, बाहर चाहे जितनी भी हूटिंग हो, घर की मर्यादा की छाव को छोड़ना ठीक नहीं। नीचे से कोई आ जाएगा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, मैंने अपनी भीगी पलकों को झुकाते हुए कहा, जबकि मेरा मांसल बदन उसके चौड़े सीने की गर्मी से सुलग रहा था। जब छत पर पापड़ पूरी तरह तैयार हो भाभी, तो पहरा कड़ा होना लाजमी है। इस फागुन में जब तक सही जगह पर सही जोर न लगाया जाए, तब तक यह बेचैनी शांत नहीं होती। बस आपको इस खिंचाव में पूरी तरह ढलना आना चाहिए। उसने मेरी कमर को थोड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए कहा, जिससे मेरी कसी हुई चोली उसके ठीक सामने आकर और भी तन गई। छत की वह कड़कती धूप और तेज हवा अब हम दोनों की बढ़ती बेचैनी की गवाह बन रही थी। मयंक का वह मांसल और गठीला हाथ अब धीरे धीरे मेरी पीठ के निचले हिस्से तक पहुंच चुका था, जहां सूती साड़ी का भीगा हुआ कपड़ा मेरी गोरी त्वचा से पूरी तरह चिपक गया था। इस तीखी दोपहर के मौसम में भी मेरे बदन से पसीने की छोटी छोटी बूंदें मेरी गहरी नाभि में जाकर समा रही थीं। मेरी गोरी और भरी पूरी काया इस समय डर और तड़प के एक अनोखे मिश्रण से सुलग रही थी। जब उसने अपनी उंगलियों से मेरी भीगी हुई पीठ को धीरे से सहलाया, तो मेरे मुंह से एक दबी हुई आह निकल गई। मैं बुरी तरह कांपने लगी। उसका वह मर्दाना और रोबीला अंदाज मुझे अंदर तक झकझोर रहा था। छत का तापमान जैसे अचानक बढ़ गया हो। हवा में एक अजीब सी मदहोशी घुल चुकी थी। मेरी पतली कमर में एक अजीब सी लचक पैदा हो रही थी, जो मुझे बार बार उसके और करीब खींच रही थी। वह मुझे अपनी मजबूत बाहों में दबोचने ही वाला था कि तभी अचानक नीचे सीढ़ियों के पास लगा एक पुराना दरवाजा तेज हवा के झोंके से जोर से खटखटाया। सस्पेंस और डर के मारे हम दोनों एकदम से अलग हो गए। मैं हाफती हुई मुंडेर से जा टिकी और वह अपनी शर्ट के बटनों को ठीक करते हुए गहरी सांसें भरने लगा। दोपहर के 3 बज चुके थे, पर छत से नीचे आते ही सीढ़ियों के मध्यम अंधेरे और सन्नाटे में सस्पेंस और भी गहरा हो गया था। मैं सीढ़ियों के कोने में खड़ी अपनी सांसें दुरुस्त कर रही थी, पर आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। बदन में वही अनकही तपिश बरकरार थी।
तभी अचानक मयंक ने पीछे से आकर उस सीढ़ी वाले कमरे के भारी लकड़ी के किवाड़ को अंदर से बंद कर दिया और लोहे की भारी कुंडी चढ़ा दी। सस्पेंस अपने चरम पर था। कमरे में केवल रोशनदान से आ रही धूप की एक पतली, धुंधली लकीर थी। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे छाती को चीरकर बाहर आ जाएगा। कामिनी भाभी, इस बंद कमरे का रहस्य बहुत गहरा है। मैं अब और खुद को इस तड़प से रोक नहीं सकता, उसने भारी आवाज में कहा और सीधे मेरे करीब आकर मुझे दीवार के सहारे सटा दिया। उसके मजबूत, कसरती हाथों ने मेरे दोनों कंधों को दबोच लिया। उसके हाथ मेरी गोरी और पसीने से भीगी त्वचा पर रेंगने लगे। हमारे बदन एक दूसरे से पूरी तरह लिपट गए। उसकी चौड़ी छाती का दबाव जब मेरे भरे पूरे अंगों पर पड़ा तो मैं पूरी तरह मदहोश होकर कराहने लगी। हमारे कपड़ों की सरसराहट और भारी सांसों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसका चेहरा मेरे चेहरे के इतने करीब आ गया कि उसके होठों की गर्मी मेरी सांसों को सोखने लगी। जिस्म की यह आग अपने आखिरी मुकाम पर पहुंचने ही वाली थी। दोनों बदन पसीने से पूरी तरह नहा चुके थे और मर्यादा की सारी दीवारें टूटने ही वाली थीं कि तभी अचानक कमरे के आले में रखी मेरी ननद, मयंक की बहन, की शादी की एक पुरानी तस्वीर और मयंक के हाथ में बंधा उसकी मां का दिया हुआ पवित्र कलावा फर्श पर गिर गया। उस तस्वीर और कलावे पर रोशनदान से आ रही धूप की रोशनी पड़ी, जिसने परिवार के रिश्तों, भाई बहन के पवित्र स्नेह और हमारी पारिवारिक मर्यादा की याद दिला दी। उस चीज का गिरना जैसे हम दोनों के ऊपर ठंडे पानी का घड़ा डाल गया। मयंक झटके से पीछे हट गया। उसकी आंखों में जो भूखी और मदहोश नजर थी, वह अचानक आत्मग्लानि और आंसुओं में बदल गई। उसने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया और जोर जोर से हांफने लगा। यह मैं क्या करने जा रहा था? अपनी ही बहन के ससुराल की मर्यादा और अपनी भाभी जैसी दीदी के रिश्ते पर ऐसा भटकाव। हे भगवान, मुझे क्षमा करना। मयंक की आवाज में अब वासना नहीं, बल्कि एक तड़पती हुई पारिवारिक लोकलाज और जिम्मेदारी का एहसास था। उसने रोते हुए कहा, कामिनी भाभी, आप इस घर की इज्जत हैं, मेरे जीजाजी की अर्धांगिनी हैं। इस बंद कमरे की घुटन और अकेलेपन ने मेरे संस्कारों पर पर्दा डाल दिया था। एक भाई और साले का फर्ज परिवार के सम्मान की रक्षा करना होता है, मर्यादा लांघना नहीं। मैंने भी रोते हुए तुरंत अपना पल्लू संभाला और अपनी साड़ी को ठीक किया। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। एक पल के भटकाव ने हमारे पवित्र रिश्ते को कलंकित करने की कगार पर ला खड़ा किया था। मयंक, गलती सिर्फ आपकी नहीं थी। इस अकेलेपन और माहौल की मार ने हमें भटका दिया था। लेकिन आज हमारे परिवार के संस्कारों और इस पवित्र कलावे के सम्मान ने हमें एक बहुत बड़े पाप की खाई में गिरने से बचा लिया। पारिवारिक रिश्ते इस दुनिया में बहुत पवित्र और सम्मानजनक होते हैं और हम इस बंधन को कभी टूटने नहीं देंगे, मैंने रोते हुए कहा। मयंक ने सिर झुकाकर अपनी भूल की माफी मांगी। उस दोपहर के बाद से हमारे बीच वासना की वह दीवार हमेशा के लिए ढह गई और उसकी जगह एक सच्चे, पवित्र और मर्यादित पारिवारिक रिश्ते ने ले ली। पारिवारिक संस्कार और लोकलाज की जीत हुई। कहानी यहीं खत्म होती है दोस्तों। तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जरूर लिखो कि आपको ये कहानी और इसका पारिवारिक संदेश कैसा लगा। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्ते।